कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, उनकी वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग डे 1 से सारी क्लासेस कर सकते हैं इस रेलवे बैच के अंदर जितने भी क्लास करवाए गए हैं। और इन क्लासेस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक रेलवे एस्पिरेंट हैं यानी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के ऊपर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी, यहाँ से आप अच्छी तैयारी मैथ्स की कर सकते हैं। आज ज्योमेट्री का तीसरा क्लास है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, और इन प्रश्नों को लगाने से आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही होगा। आपको ये भी पता चलेगा कि इसी टाइप के ही प्रश्न आपके आगे आने वाले रेलवे के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आते हैं यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। पहले इसके लिए कुछ बेसिक से चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण y अक्ष के समानांतर एक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। y अक्ष के समांतर यानी y एक्सिस के पैरेलल एक रेखा है, एक लाइन है, तो उसका समीकरण क्या होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर एक लाइन हमारा अगर y एक्सिस के पैरेलल है, पहले हम दोनों चीज़ें बता देते हैं ना। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस, ये पैरेलल का साइन है ना। अगर वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो इक्वेशन होगा उसमें आपका y जो है x जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा, x जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि उस इक्वेशन में जो x एक्सिस के पैरेलल होगा उसमें x आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, y दिखेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू कुछ ना कुछ वहाँ पर होगी। मान लीजिए कि k होगा, ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा। क्लियर हो गया ये बात। और अगर हमारा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इस कंडीशन में हमारा y वाला जो वैल्यू है, y की वैल्यू वो 0 होगी। मतलब x का वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखेगा, हमको सिर्फ और सिर्फ x दिखेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों को नोट करके रख लीजिए। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो x उसमें 0 होगा, मतलब उसमें x दिखेगा ही नहीं, सिर्फ y ही y दिखेगा, है ना। और अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसमें आपको y नहीं दिखेगी, है ना, y 0 रहेगा, मतलब x होगा। तो अब डायरेक्टली क्या आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा y एक्सिस के पैरेलल होगा। y एक्सिस के पैरेलल उसमें y होगा ही नहीं, सीधा सा अर्थ ये है। तो किसमें y दिख रहा है आपको, इसमें y दिख रहा है, इसमें y दिख रहा है, इसमें y दिख रहा है, लेकिन इसमें y नहीं दिख रहा है। तो इसमें y जब नहीं दिख रहा है तो सिर्फ x है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब y एक्सिस के पैरेलल जो है यही वाला इक्वेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बाकी सारे के सारे नहीं होंगे। तो ये बात अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, सिर्फ देखकर इसका आंसर बताना था और कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। अब यहाँ पर जो आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, है ना। अगर हमारे पास 2 बिंदुएं हैं, कोई भी 2 बिंदुएं हैं, यहाँ पर एक बिंदु है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके जो निर्देशांक है वो मान लीजिए x1 और y1 है, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या है, x1 और y1 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं आपके x2 और यहाँ पर y2, ठीक है। दोनों पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली जो रेखा होगी उसका समीकरण क्या होगा, माने कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब वो लाइन कौन सी होगी, अगर हम लाइन यहाँ से ऐसे बनाएं, लाइन बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर लाइन बना लीजिए। अगर इन दोनों से होकर गुजरने वाली ये रेखा है तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो समीकरण निकालने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर हो जाता है y माइनस y1, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल टू यहाँ पर y2 माइनस y1 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला काहे का है, ये फॉर्मूला है 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण है ये। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो है ये आपका कहलाता है स्लोप, यानी कि ढाल, है ना, स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप का अगर इक्वेशन पूछा जाए, स्लोप अगर पूछा जाए कि कितना होगा स्लोप, यानी ढलान कितना होगा, तो स्लोप होगा यहाँ पर फॉर्मूला y2 माइनस y1
डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस यहाँ पर x1 हो जाएगा, ये आपका स्लोप है, ठीक है। और ये जो स्लोप होता है इसको हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, और यही स्लोप आपका tan थीटा के बराबर भी होता है। अच्छा, ये थीटा जो होता है ये क्या होता है? ये थीटा जो होता है इस रेखा द्वारा x एक्सिस के साथ बनाया गया कोण। जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस है और हमारा जो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, तो मान लीजिए कि हमारा जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वही थीटा यहाँ पर है, ठीक है। तो ढलान का मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे यही थीटा ही हुआ ना, तो ये होता है। तो स्लोप का मतलब समझ गए है ना। यहाँ पर आपको रेखा की ढलान का कोण आपको निकालना है, कोण, ठीक है। दो बिंदुएं आपको दी गई हैं, तो सीधे सीधे आप जानते हैं कि स्लोप का जो फॉर्मूला होता है यही होता है ना। बस स्लोप का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए स्लोप का फॉर्मूला यानी स्लोप यानी tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? ये y2 है, ये आपका y1 है, तो 5 माइनस 4 यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 5 माइनस 4 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 नीचे भी यहाँ पर 1 हो गया, तो 1/1 कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब tan थीटा की वैल्यू 1 है, मतलब थीटा हमारा कितना होगा? tan कितने डिग्री के लिए वैल्यू 1 आती है बताइए? tan 45 पर 1 आता है, मतलब इस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ढलान का कोण कितना होगा? 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा रेखा का इक्वेशन यानी लाइन का इक्वेशन, समीकरण है। उसमें जो ये वाला पार्ट है ये स्लोप कहलाता है यानी ढलान कहलाता है। ढलान को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। एक इसका जो इक्वेशन है और होता है, ये होता है लाइन का इक्वेशन है ना, mx प्लस यहाँ पर c, और ये जो m है यही आपका ढलान बताता है यानी कि स्लोप बताता है, और हिंदी में उसको प्रवणता भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ये आप लोग 10th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है, रैखिक समीकरण ये आपको दिया गया है कि ग्राफ और x अक्ष के बीच कोण कितना होगा। अच्छा, x अक्ष के साथ कोई रेखा अगर कोण बनाती है तो उसी को तो हम लोग प्रवणता का कोण बोलते हैं यानी कि ढलान का कोण बोलते हैं, मतलब सीधे सीधे हमको यहाँ पर थीटा निकालना है। तो देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक लाइन का, वो अभी अभी हमने आपको बताया कि y इक्वल टू कितना होता है? mx प्लस यहाँ पर c हो जाता है, इतना ही ना होता है एक लाइन का इक्वेशन। तो इस वाले इक्वेशन को इसी फॉर्म में चेंज कर लीजिए। हमारे पास जो गिवन है वो है 35x और माइनस यहाँ पर 35 बाई और प्लस का 15 है ना, इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो y को अकेला रखिए, y को हमको अकेला रखना है, ठीक है। तो y को हम उधर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब हमारे पास प्लस का यहाँ पर 35 बाई हो गया और इक्वल टू यहाँ पे बचा आपका 35x और प्लस का यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 से हर जगह डिवाइड कर दीजिए, है ना। 35 से जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये अकेला y हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू इधर क्या बचेगा? सब जगह 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 35 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x, अब प्लस यहाँ 35 से डिवाइड करेंगे तो 15/35 यानी कि 3/7 आ जाएगा, है ना भाई। 5 से काट देंगे उसको, ये हो गया। अब ये जो इक्वेशन है सेम इसी टाइप का बन चुका है, जहाँ पर x के बगल में यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है, मतलब m की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है, तो m की वैल्यू कितनी है? 1 है। m का मतलब होता है tan थीटा यानी कि प्रवणता, जिसको हम लोग ढलान बोलते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू 1 है, मतलब थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए, तभी तो tan थीटा यानी कि tan 45 1 होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया ना कैसे करना है सवालों को? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दो बिंदुएं दी गई हैं, इनसे होकर गुजरने वाली सीधी रेखा का समीकरण निकालना है यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। इक्वेशन हमने आपको बताया था, फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है? फॉर्मूला होता है y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 और इक्वल टू y2 माइनस y1, है ना, और डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में यहाँ पर मल्टीप्लाई में x माइनस x1 हो जाता है। सारी चीज़ें इसमें रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लगा कर देखते हैं। इसका एक और तरीका बताएंगे, अभी सुनते जाइए। पहले इसको लगाते हैं, y माइनस y1, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस y1 आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है,
ये आपका, और ये आपका y2 है, ठीक है, समझ गए। और इक्वल टू यहाँ देखिए y2 माइनस y1, यानी कि 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आएगा। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। फिर देखिए x2 माइनस x1, यानी कि 1 माइनस -2 है ना भाई, ऐसे करेंगे 1 माइनस और यहाँ पर -2 है तो 1 + 2 हो जाएगा ये, मतलब नीचे यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए x माइनस x1, तो x माइनस और x1 कितना है -2 है, तो मतलब ये डायरेक्टली यहाँ पर सीधे सीधे +2 बन जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 इधर आके गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3y और -5 तियाँ यहाँ पर 15 और इक्वल टू -2 का अंदर गुणा होगा, तो -2 का x के साथ गुणा होगा अगर तो -2x बनेगा। और यहाँ तो ये तो +2 हो गया था, तो -2 का +2 से गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस का 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको इधर ले आइए तो हमारे पास हो जाएगा 2x, है ना, ये -2x इधर आएगा तो +2x, और ये कितना होगा प्लस का 3y यहाँ है ही, और -15 और +4, -15 +4 यानी कि -11 बराबर, उधर कुछ नहीं बचा। ये इक्वेशन होगा, देख लीजिए ये आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हमने आपको बोला था कि दूसरा तरीका भी बताएंगे। दूसरा तरीका इसमें क्या है, इसमें दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों बिंदुएं दी गई हैं ये उस रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि भाई देखिए ना, इस रेखा इन बिंदुओं से ही होकर तो रेखा गुजरती है, मतलब जो भी सही इक्वेशन होगा उस सही इक्वेशन में अगर हम इन दोनों की वैल्यू रख दें तो सही हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले में अगर हम रखें, है ना, तो देखिए पहले इसको चेक करते हैं, इसको अगर चेक कर लेंगे, है ना, एक एक करके चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो यहाँ रखिए x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 रख दिए तो 3 कम, ये हो गया 3, है ना, प्लस यहाँ देखिए y की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 ये हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 9 है, क्या ये 0 के बराबर होगा, क्या नहीं होगा, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। सेकंड वाला चेक करिए, ऐसे ही इसको रख दीजिए, है ना, माइनस वाला रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, प्लस वाला ही रख दीजिए, किसी को भी रख कर आप लोग चेक कर सकते हैं। रखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 कम 3, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, मतलब -6 और -11, क्या ये सब मिलाकर 0 होगा, नहीं होगा ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको चेक करिए, देखिए 1 रखेंगे 3 रखेंगे तो यहाँ 1 रखिए तो ये हो गया 2 कम 2, प्लस यहाँ 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो 3 तियाँ ये हो जाएगा 9 और -11, क्या ये 0 के बराबर होगा, तो 2 और 9 11, 11 -11 0 हो तो गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अभी आगे भी चेक कर लीजिए, इसको अगर चेक करें हम लोग 1 और 3 रखिए तो यहाँ हो जाएगा -6 और यहाँ हो जाएगा आपका +2, ठीक है। तो 2 -6 -9 क्या 0 होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सारे ऑप्शन कट गए, बस एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब वही आंसर होगा आपका। आप इस वाले को रखकर भी चेक कर सकते हैं, x के जगह पर ये रखेंगे, y की जगह पर ये रखेंगे, तो सेटिस्फाई होना चाहिए, जिस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। देखिएगा अब इस प्रश्न को भी बिना सॉल्व किए ही आप लगा सकते हैं, सीधे सीधे जो हमने दूसरा वाला तरीका बताया है वैल्यू रख के देख लीजिए, ठीक है। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, रख के देखिए किस में सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, देखिए यहाँ 0 रखिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है, यहाँ 2 रखिए तो ये हो जाएगा 2 - 2 0 आ रहा है, मतलब इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आगे भी चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 2 यानी कि इधर हो गया 4 और इधर 0 है, तो गलत बात है ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए ऐसे ही ये तो 0 होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है, यहाँ 2 रखिए तो 3 दूना 6 3 9, 9 = 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करिए, यहाँ देखिए ये तो 0 है, यहाँ रखेंगे 2 तो -6 हो जाएगा, तो -6 - 3 -9 आता है, और -9 जो है 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई किया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर विजेता घोषित होता है, मतलब करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक गजब का बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक लाइन है। अब इस रेखा के
परपेंडिकुलर में एक और रेखा है, परपेंडिकुलर मतलब इससे 90 डिग्री बनाते हुए, तो इससे 90 डिग्री बनाते हुए लगभग ये हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए कि इस वाले रेखा का जो स्लोप है वो m1 है, कितना है m1 है, और इस वाले रेखा का जो स्लोप है वो कितना है m2 के बराबर है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का, जब ये परपेंडिकुलर होते हैं, दो रेखाएं अगर परपेंडिकुलर हो यानी एक दूसरे पर लंबवत हो, तो इनके प्रवणताओं का मल्टीप्लाई जो होता है यानी कि m1 मल्टीप्लाई m2 जो होगा ये हमेशा -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर याद रखेंगे तो आप इस सवाल को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 और 5 से होकर जाती है, ठीक है, और इस रेखा के लंबवत है। मतलब हमको एक इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया गया है? x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 5 के बराबर दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ पिछले प्रश्न में हमने आपको नहीं बताया था, थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर आपको इक्वेशन दिया है, लाइन का लीनियर इक्वेशन दिया है ax प्लस वी बाई प्लस यहाँ पे c इक्वल टू 0 अगर दिया है, तो इसका जो स्लोप होगा यानी ढलान, यानी कि m की जो वैल्यू होगी इसके लिए, वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। कैसे? सीधे सीधे ये करिए, क्या हो जाता है यहाँ पर -a डिवाइड बाई b, ठीक है, -a डिवाइड बाई b होता है। समझ में आ गया ना? तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन का अगर हम ये निकालना चाहें कि भाई इसका क्या स्लोप कितना होगा इस वाले का, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका जो स्लोप है वो m1 है, कितना है? m1 है, और इसका स्लोप कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, -b/a, तो -a/b, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 है, और b की वैल्यू -1 है, तो a की वैल्यू रखिए 1, है ना, तो माइनस, तो ये इक्वेशन मतलब फॉर्मूले में ही है, और a की वैल्यू कितनी है? 1 है, और डिवाइड बाई यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? -1 है, क्योंकि y के बगल में -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, सॉरी यहाँ पर भी -1 होगा, है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1, तो -1/1 कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब हमारे पास जो ये रेखा दिया गया है उसका इक्वेशन, उसका स्लोप कितना आया? 1 आया, ठीक है। अब हमको इसके परपेंडिकुलर वाली रेखा का स्लोप निकाल लेना है, ठीक है, यानी m2 की वैल्यू निकाल लेनी है। ये जो m1 आया है ये अभी इस रेखा का स्लोप आया है, हमको इस रेखा का इक्वेशन चाहिए, तो जब इस रेखा का इक्वेशन चाहिए तो हम m2 निकाल लेंगे। तो m2 कितना हो जाएगा बताइए? तो m2 हो जाएगा सीधे सीधे -1 डिवाइड बाई m1, तो -1 डिवाइड बाई m1, है ना, यही ना होगा भाई, यहाँ से देख लीजिए आप, है ना, m2 इक्वल टू -m1 नीचे चला जाएगा इसके, तो यहाँ पर -1 डिवाइड बाई m1 की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है, तो इक्वल टू कितना हो गया? -1 हो गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा जो परपेंडिकुलर वाला रेखा होगा उसका स्लोप -1 होगा। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c, है ना, जिसका इक्वेशन चाहिए उसका प्रवणता लिखिए, x लिखिए, y लिखिए और c लिखिए। अब c यहाँ पे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए y इक्वल टू यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? -1 आई है भाई, जिसका इक्वेशन निकाल रहे हैं उसी का ना m लिखेंगे, -1, इसी का तो इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो -1 इंटू x और प्लस यहाँ पे c। अब c की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी देखिएगा, किससे होकर गुजर रही है? 1 और 5 से, 1 और 5 से होकर गुजर रही है ना, 1 और 5 से होकर गुजर रही है। तो यहाँ x की वैल्यू 1 रख दीजिए, y की वैल्यू 5 रख दीजिए, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा ये। तो x की वैल्यू 1 रखिए, तो यहाँ हो जाएगा -1, y की वैल्यू 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 इक्वल टू, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 मतलब -1 प्लस c, तो यहाँ से जो c की वैल्यू आ गई -1 इधर आएगा, मतलब 6 आ गया। तो जब 6 आ गया तो सीधे सीधे यहाँ पे रख दीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा -x प्लस आपका 6। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x आपका इधर आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा। समझ में आया कि नहीं अच्छे से? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करना है। जो गिवन इक्वेशन है उसका निकाल लीजिए स्लोप, उसका स्लोप निकालने के बाद आप m2 निकाल लीजिए। m2 कैसे निकालेंगे? इस तरीके से। अब m2 जब निकल जाए तो इस इक्वेशन में रख देना है,
ठीक है। इस इक्वेशन में रखने के बाद सारी वैल्यू आपको सी निकालना है। सी कैसे मिलेगा? जिस पॉइंट से होकर गुजर रही है वही वैल्यू रखेंगे तो सी निकल जाएगा। बस सी को इस वाले में पुट कर दीजिए, सी की जगह पर जो वैल्यू आएगी उसकी वो रख दीजिएगा, तो आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर बेसिक तो आप लोग समझ गए। अब दूसरा तरीका क्या है सुनिएगा, बाई ऑप्शन कैसे लगा सकते हैं इसको। बाई ऑप्शन लगाने का तरीका बहुत आसान है, समझते जाइए, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बाई ऑप्शन क्या होगा कि भाई जिस बिंदु से होकर गुजर रही है वो बिंदु उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो सेटिस्फाई अगर करेगा तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 और y की वैल्यू 5 रख दीजिए। देख लीजिए कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 यहाँ रखिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 5 माइनस 1 4 आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो इससे आपका नहीं काम चल पाएगा, है ना। तो ये वाला तरीका मत लगाइए। हाँ, अगर ऐसा हो कि यहाँ पे एक ही इक्वेशन ऐसा हो जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा हो तो फिर वहाँ पे काम बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगे तो नहीं बन पाएगा आपका। क्लियर है? तो ऐसे मत लगाइएगा, यही वाला तरीका ठीक है, ये लगाइए अच्छे से। देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 3 से होकर गुजरने वाली रेखा और -5 6 और -6 5 इनको जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है, उसका समीकरण निकालना है, ठीक है। तो 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, मतलब हमारे पास 2 बिंदु है, कौन कौन सी है, -5 6 और यहाँ पर दूसरे बिंदु है -6 और 5, ठीक है। इससे होकर गुजरने वाली रेखा के लंबवत है वो रेखा, उसका समीकरण हमको चाहिए जो लंबवत है इनके, है ना। अब अगर इनको मिलाने वाली रेखा है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रवणता होगी, और इसका प्रवणता हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि m1 हम लोग निकाल सकते हैं। तो m1 कितना आएगा बताइए, फॉर्मूला तो बताए थे ना आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता है। तो y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है यहाँ पे 6 डिवाइड बाई x2 कितना है माइनस का 6 ये वाला, माइनस x1 कितना है -5 है यहाँ पर। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये ऊपर हो गया -1 डिवाइड बाई -6 + 5, ये +5 हो जाएगा ना, तो -6 + 5 यानी कि -1 होगा। तो इक्वल टू यहाँ पर सीधे सीधे 1 आ गया, m1 की वैल्यू 1 आ गई। तो m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा जो इसके परपेंडिकुलर में होगा बताइए, m2 की वैल्यू 1 अपॉन m1, -1 अपॉन m1, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू -1 होती है। तो m1 रखिए 1 हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। अब इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m2 इंटू x प्लस c रखिए। तो y इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस यहाँ पे इंटू यहाँ पे x, तो ये हो गया x और प्लस यहाँ पे c। अब c कैसे निकलेगा, किससे होकर गुजर रही है, तो 2 और 3 से होकर गुजर रही है ना, 2 और 3 से होकर गुजर रही है। तो x की वैल्यू 2 रख दीजिए, y की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ रखेंगे 2, तो -2 हो गया प्लस यहाँ पे c। तो c की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली कितनी आ गई, 3 और 2 5 हो गए, तो 5 इसमें रख दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -x और प्लस का यहाँ पर 5, सबको इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा -x का +x प्लस y और -5 इक्वल टू उधर हो गया 0, x प्लस वाई -5, x प्लस वाई -5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया ना कैसे करना है। तो इस टाइप के सवाल अब आपसे बन जाने चाहिए। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं। इसमें बोला गया है कि मूल बिंदु और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है ना, 0 0 होता है। मूल बिंदु से रेखा 4x + 3y + 6 = 0 की दूरी कितनी होगी। अब दूरी का मतलब कोई भी दूरी नहीं हो जाता, दूरी का मतलब होता है कि उस बिंदु से उस रेखा तक के बीच की लंबवत दूरी, है ना, उसी को दूरी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक रेखा है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसके बीच में जो लंबवत डिस्टेंस आएगा ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंगे, ना कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला। दूरी तो कोई भी हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ तक भी होगा, लेकिन हम लोग हमेशा लंबवत दूरी की बात करते हैं। अगर दूरी सिर्फ पूछा है तो वहाँ पे लंबवत दूरी ही बोली जाएगी। अब लंबवत दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया है ax प्लस लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब इसकी दूरी पूछी जा रही है किसी बिंदु से, और वो बिंदु है x1 y1, ठीक है। यहाँ पर वो जो बिंदु है वो कौन से बिंदु है, x1 है और यहाँ पर y1 है। इस बिंदु से इसकी दूरी बतानी है, तो सीधे सीधे d का जो फॉर्मूला होगा वो होगा यहाँ पर a इंटू x1, ठीक है, ax1
या फिर a इंटू x1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ax1 प्लस by1 और प्लस यहाँ पर c, और इनका लेना है यहाँ पर मॉड। मॉड का मतलब क्या हुआ कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो मॉड इसको पॉजिटिव बना देगा, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड बाई यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट जो होगा उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस निकाल लीजिए। 0 0 से पूछा गया है, मतलब इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 0 0 है ना। तो x1 की वैल्यू भी 0, y1 की वैल्यू भी 0। तो बस यहाँ पे d की वैल्यू निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा के कितना हो जाएगा बताइए। देखिए a कितना है यहाँ पे, a आपका ये 4 है, तो ये हो गया 4 इंटू x1 कितना है, x1 0 है, तो ये हो गया 4 इंटू 0, प्लस b कितना है यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू y1 कितना है यहाँ पर 0 है, तो ये हो गया 0, प्लस यहाँ देखिए ये तो 6 है, c है ना, c आपका प्लस 6 है। नीचे कितना होगा, ऊपर तो सीधे 6 आ जाएगा, नीचे कितना होगा अंडर रूट यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 अब प्लस b यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर आ गए ये दोनों तो 0, प्लस 6 है यहाँ पर, तो सीधे ऊपर हो गया 6, और नीचे हो जाएगा 16 और 9 25, रूट 25 कितना होता है 5 के बराबर, यानी कि दूरी कितनी आ जाएगी 6/5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें भी वही डिस्टेंस ही निकालना है, तो अब तो आप लोग लगा लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। d इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस, है ना, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी निकालनी है, कितनी हो जाएगी बताइए। तो होता है a इंटू x1, तो a यहाँ पर कितना है 3 है, तो मतलब 3 इंटू x1। बस आपको क्या करना है ना, इनको x और y मान लीजिए, बस यही x और y इसमें रख देना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि बराबर के उधर 0 होना चाहिए और कुछ नहीं। तो x1 की जगह पर -5 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -5, है ना, तो ये हो गया -5, प्लस यहाँ पे b कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा ये वाला वैल्यू यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे -12 है ही, तो ये हो गया -12। इन सब का मॉड लेना है, और डिवाइड में कितना होगा अंडर रूट, देख लीजिए a कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस b कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16, ऊपर कितना हुआ -15, ध्यान दीजिएगा -15, प्लस यहाँ पे 8 चौक 32, तो 32 - 12 आपका सीधे 20 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना होगा 16 9 25 का रूट 5 हो जाएगा, तो 20 - 15 यानी 5/5, है ना, 5/5 यानी 1, तो डिस्टेंस कितना होगा 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस टाइप के सवाल जो आज हम यहाँ पे आपको करवाए हैं ये आपसे बन जाएंगे और अच्छे तरीके से बन जाएंगे। और ये जो टाइप है ये ख़त्म होता है, अगले क्लास में हम लोग वृत्त, जानते हैं ना, यानी कि सर्किल, तो सर्किल के इक्वेशन से रिलेटेड सवालों को करने वाले हैं कल के क्लास में। आज ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव भी रखिएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।